आज के वीडियो में हिंदी व्याकरण के 30 कठिन प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है कि ब्रिजबुली, आपने ब्रिज भाषा सुनी होगी, ब्रिज बोली सुनी होगी, लेकिन यहाँ पर ब्रिजबुली के नाम से मुख्य रूप से कौन सी भाषा जानी जाती है? तो ब्रिजबुली पुरानी बंगला भाषा को कहा जाता है, ब्रिजबुली। और ये वैष्णव कवियों ने इसका प्रयोग किया था, ब्रिजबुली को। अगला प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में सा, सा और हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो ये संघर्षी ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये संघर्षी व्यंजन होते हैं और ये ऊष्म व्यंजन भी कहे जाते हैं। ऊष्म क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि जब भी इनका उच्चारण होता है तो मुख से गर्म वायु घर्षण द्वारा निकलती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं या फिर संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। अगला है कि अब्ज शब्द का प्रमाणिक संधि विच्छेद क्या होगा? तो अब्ज का जो संधि विच्छेद होगा वो अपधन जा होगा। सी इसका राइट आंसर है। और ये जो अब्ज है ये व्यंजन संधि का उदाहरण होता है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, अच्छा इसका एक और चीज है कि अप माने होता क्या है? अप माने होता है जल, अप माने जल होता है, और जा माने होता है जन्म, जन्म लेने वाला। तो जल में जन्म लेने वाला उसको कहते हैं अब्ज। चलिए अगला प्रश्न है कि वज्रायुध शब्द में किस समास का विधान है? थोड़े से कठिन प्रश्न जरूर होंगे लेकिन आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। वज्रायुध, वज्रायुध शब्द में कौन सा समास है? तो वज्रायुध शब्द में बहुव्रीहि समास है, वज्रायुध। अब वज्रायुध का विग्रह क्या होगा? इसका विग्रह होता है कि वज्र है आयुध, वज्र है आयुध जिसका, वज्र है आयुध जिसका, अर्थात कौन होगा वो होगा इंद्र। किसी तीसरे अर्थ की ओर इशारा हो रहा है, इसलिए यहां पर बहुव्रीहि समास होगा। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से षट्पद किसका सटीक पर्यायवाची है? षट्पद किसको कहा जाता है? तो षट्पद कहा जाता है भ्रमर यानी कि भौरा को। 6 पैरों वाला होता है, इसलिए इसको षट्पद भी कहा जाता है और भ्रमर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि श्री गणेश का सर्वतः उपयुक्त विलोम शब्द क्या होगा? तो श्री गणेश माने होता है प्रारंभ करना, शुरुआत, प्रारंभ होता है जिसको श्री गणेश बोलते हैं, और समाप्त करना इतिश्री होता है, इतिश्री माने होता है समाप्त करना। तो श्री गणेश का जो विलोम शब्द होगा वो होगा इतिश्री। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें हमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है कि इसमें कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है। तो इसमें जो अतिशयोक्ति लिखा हुआ है, अतिशयोक्ति, ये शुद्ध शब्द वर्तनी की दृष्टि से ये एकदम से शुद्ध है, जिसमें सा पूरा लिखा जाता है। ये जो सा होता है ये पूरा लिखा जाता है, आधा नहीं लिखा जाता है। शुद्ध शब्द अतिशयोक्ति होता है। अगला प्रश्न है कि किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं, इन पंक्तियों में कौन सा रस विद्यमान है? तो इन पंक्तियों में है वात्सल्य रस। बालक की मुस्कान और दांतों की सुंदरता का वर्णन यहाँ पर वात्सल्य रस को स्पष्ट कर रहा है। अगला प्रश्न है कि कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो इसमें होता है यमक अलंकार। पीर और पीर दो अर्थ यहाँ पर दिए, 2 बार शब्द आया है कि एक तो पीर एक बार आया है और एक और पीर आया है। तो पीर और पीर को समझते हैं। देखिए पीर जो होता है एक होता है संत, संत को भी पीर कहते हैं या सज्जन पुरुष, और एक जो पीर होता है वो होता है पीड़ा या दर्द, पीड़ा, पीड़ा या दर्द। तो यहाँ पर एक शब्द के 2 भिन्न अर्थ दिए गए हैं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा।
अगला प्रश्न दिया गया है कि घनाक्षरी किस प्रकार का छंद माना जाता है। तो घनाक्षरी जो छंद है वो वर्णक छंद माना जाता है, बी इसका राइट आंसर है। और इस घनाक्षरी में जो चरण होते हैं, यानी कि इसके प्रत्येक चरण में 31 और 33 मात्राएं होती हैं। घनाक्षरी जो चरण वो छंद होता है उसमें 31 और 33 वर्ण होते हैं। सॉरी, ये मात्रक छंद नहीं है, ये वर्णक छंद है, इसलिए 31 और 33 वर्ण होते हैं घनाक्षरी छंद में। अगला प्रश्न है कि अमावट शब्द की संरचना में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो अमावट में आवट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और आम इसका मूल शब्द है। आम में आवट प्रत्यय लगने से ये अमावट बन गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। इनमें तत्सम शब्द कौन सा होगा। तो इसमें तत्सम शब्द होगा मुख। मुख तत्सम शब्द है, जबकि इसका जो तद्भव होता है तो तद्भव होता है मुँह। मुँह तद्भव शब्द होता है इसका। अगला प्रश्न है कि आसमान पर थूकना मुहावरे का सबसे सटीक और लाक्षणिक अर्थ क्या है। तो आसमान पर थूकना, इसका अर्थ होता है महान व्यक्ति का निरादर करना, ये होता है आसमान पर थूकना। अगला प्रश्न है कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, लोकोक्ति का सही आशय क्या है। तो जिसका कोई दृढ़ निश्चय नहीं होता उसे कहते हैं गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। कहने का मतलब ये है कि इस लोकोक्ति का अर्थ ऐसे व्यक्तियों के लिए कहा जाता है जो अवसरवादी होते हैं या जिसका कोई दृढ़ निश्चित नहीं होता, दृढ़ सिद्धांत नहीं होता, ऐसे लोगों के लिए ये कहा जाता है कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। अगला प्रश्न है कि वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए वाक्यांश पुत्र होगा, शब्द होगा वीर प्रसु। वीर प्रसु, वीर पुत्र को जन्म देने वाली माता या स्त्री को वीर प्रसु कहा जाता है, सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अलमारी शब्द किस विदेशी भाषा से हिंदी में ग्रहण किया गया है। तो अलमारी शब्द जो है वो पुर्तगाली भाषा से लिया गया है। बाल्टी चाबी भी पुर्तगाली भाषा से लिए गए हैं। बाल्टी भी लिया गया है, चाबी भी लिया गया है। साबुन भी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है कि राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप प्रयोग हुआ है। तो जब भी कोई कार्य किसी से करवाता है तो वो प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग होता है। तो जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को प्रेरित करता है कार्य करने के लिए तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द व्याकरणिक रूप से सदैव पुल्लिंग में होता है। इनमें सदैव पुल्लिंग में कौन सा शब्द होता है। तो इसमें जो कपट है ये सदैव पुल्लिंग में प्रयोग होता है। बाकी सुंदरता, मूर्खता और निद्रा ये सभी स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। अगला है कि बाल शब्द का प्रयोग भाषा में सदैव किस वचन में होता है। तो बाल का सदैव बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, बी इसका राइट आंसर है। अगला है कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में कौन सा कारक निहित है। तो वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है जब साधन के रूप में अर्थ उसका प्रयोग किया जाए, कार्य का जो साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है वहाँ पर करण कारक होता है, बी इसका राइट आंसर है। और इसका जो कारक चिन्ह होता है वो से होता है। वैसे अपादान में भी से का प्रयोग होता है लेकिन वो अलग होने की स्थिति में होता है। अगला प्रश्न है कि यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह व्याकरण की दृष्टि से क्या है। तो ये सार्वनामिक विशेषण होता है। यह जब सर्वनाम संज्ञा के ठीक पहले आकर उसकी विशेषता बताता है, यानी कि संज्ञा के ठीक पहले आकर के सर्वनाम जब विशेषता बताता है उसकी तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसलिए घोड़ा जो है संज्ञा है और इसकी विशेषता ये सर्वनाम बता रहा है। यह घोड़े की विशेषता यह बता रहा है कि यह है घोड़ा, तो यह जो है वो सार्वनाम विशेषण कहलाएगा। अगला प्रश्न है कि मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार क्या है। तो मीरा ने जब आधा लीटर दूध पिया तो ये नाप तौल से संबंधित है, इसका मतलब है इसको परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत ये आएगा। चाहे दूध हो,
लीटर में नापा जाए, किलो में नापा जाए, यानी कि कोई भी वस्तु हो जब नाप तोल की श्रेणी में आ जाती है तो वो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। अरे जरा इधर तो आ, इस वाक्य में कौन सा अव्यय प्रयुक्त हुआ है? तो इस वाक्य में विस्मयादि बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है और विस्मयादि बोधक की पहचान होती है ये चिन्ह। अव्यय यानी कि अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। वे कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है क्रिया विशेषण, एक होता है संबंधवाचक, विस्मयादि बोधक और एक होता है समुच्चयवाचक। अगला प्रश्न 24वां और 24वां प्रश्न कहता है कि लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वाक्य में हुआ है? तो लक्षणा शब्द शक्ति का जो प्रयोग हुआ है वह बिल्कुल गधा है इस वाक्य में हुआ है, क्योंकि गधा का मुख्य अर्थ बाधित होने पर मूर्खता का लक्ष्यार्थ ग्रहण किया गया है। मूर्खता को ज़्यादा महत्व दिया गया है, लक्ष्य मूर्खता को बनाया गया है, इसलिए यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जलज का अनेकार्थी रूप नहीं है? इसमें जलज का अनेकार्थी रूप क्या नहीं है? तो जलज का बादल अनेकार्थी रूप नहीं है। बाकी जलज का मतलब होता है जल में जन्म लेने वाला। तो कमल को भी जलज कहते हैं, मोती को भी जलज कहते हैं, शंख को भी जलज कहते हैं, बस बादल को जलज नहीं कहते हैं। अगला प्रश्न है कि स्त्रीत्व शब्द में संज्ञा के किस भेद का विधान है? तो इसमें भाववाचक संज्ञा का विधान है, सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जाता है, वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त है? तो पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जाता है ये भाववाच्य के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि हिंदी मूलतः किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी जो जिस भाषा परिवार की है वो है भारोपीय भाषा परिवार। देश में दुनिया में 12 भाषा परिवार हैं। उन 12 भाषा परिवारों में हिंदी हमारी एक भारोपीय भाषा यानी कि इंडो यूरोपियन बोलते हैं इसको, भारोपीय भाषा को इंडो यूरोपियन भाषा बोलते हैं, उस परिवार की ये भाषा है। तो 12 परिवार हैं दुनिया में भाषा के। अगला प्रश्न है कि निर्देशक चिन्ह जिसको डैश बोलते हैं का प्रयोग मुख्यतः किस उद्देश्य से किया जाता है? तो डैश का प्रयोग विवरण देने या उदाहरण देने से पहले इसका प्रयोग किया जाता है, जिसको निर्देशक चिन्ह कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अगर वह आता तो मैं भी जाता, यह वाक्य किस काल का सटीक उदाहरण है? तो ये है हेतु हेतु मद भूतकाल का उदाहरण है। तो बीते हुए समय में जब एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो तो हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।